नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है बहू का घमंड। आंचल के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग आंचल की तारीफ कर रहे थे। एक आदमी बोलता है, मान गए आंचल मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। तभी एक औरत बोलती है, अरे शर्मा जी, आंचल जी की पार्टी ऐसी ही होती है, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब अपनी तारीफ से घमंड में चूर आंचल सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास माधुरी पर गई, जो दूर कोने में बैठी उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर आंचल का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्ला कर बोली, अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। देखिए, ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। शराब के नशे में आंचल ने माधुरी को खूब खरी खोटी सुनाई। माधुरी चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रही और आंसू बहाती रही। माधुरी, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही नाश को लेकर आता है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते रहते हैं। ये सोचते वो पुराने दिनों में खो गए। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद में आगोश में थे। लेकिन करणपुर के उस छोटी सी झोपड़ी से रोशनी बाहर आ रही थी। लगभग 64-65 साल की माधुरी मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। माधुरी, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में श्वेता मेम साहब को देना है। माधुरी की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज़्यादा हावी होने लगी तो वो उठकर चली गई और अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उसकी बहू आंचल, जो माधुरी के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती। मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल तक खत्म करना ही है। देख, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नज़दीक है। तेरी तैयारी तो सही से हो रही है ना? हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। क्या तय कर लिया है? यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर माधुरी ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, बहू, ऐसा भूल कर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं करेगी तू परीक्षा पास? जरूर करेगी। अरे इतनी मेहनत करती है तू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। माधुरी अपनी बहू आंचल को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। आंचल अपने पति शिवम और माधुरी के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। आंचल बोली, अगर सही समय पर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। तभी माधुरी जी बोली, बहू, वो लिट्टी रखी थी ना तूने? आंचल, हाँ माँ जी, रख ली थी। ट्रेन अपनी गति से चले जा रही थी। उनको शादी में फतेहपुर जाना था, लेकिन फतेहपुर पहुंचने के 1 घंटे पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। शिवम भी काल के समुंदर में समा गया। माधुरी और आंचल भी इसी एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। लेकिन आंचल और माधुरी को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भुला सकते थे। आंचल, अरे कई लोग मर गए तो फिर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान आपने? आखिर क्यों? शिवम के बिना मैं कैसे जीऊंगी? माधुरी, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख।
होनी का लिखा कौन मिटा सकता है। अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने माधुरी को तोड़ दिया था। आंचल की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। माधुरी बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। आंचल, लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। माधुरी जी कहती हैं, बहू, शिवम का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वह खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना होगा। आंचल, लेकिन माँ जी कैसे सब कुछ होगा? शिवम की कमाई से ही तो घर चलता था, अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा और कैसी सारी चीजें संभलेंगी? माधुरी बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो मैं संभाल लूंगी। शिवम के पिता तो जब शिवम 7 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूंगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उसकी बात को सुनकर आंचल ने कहा, माँ, काम ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी। नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लिया करूंगी, मैं संभाल लूंगी घर। माधुरी, नहीं बहू, अरे नहीं, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस मन लगाकर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। माधुरी सिलाई का काम करने लगी और आंचल ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कापियाँ, नोट्स और घर का खर्चा चलाना सब कुछ माधुरी के कंधों पर था, इसीलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे माधुरी को मेहनत और आंचल की लगन के कारण उसे बीए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। आंचल, ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। माधुरी, अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है। आंचल, माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद आंचल नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ, इसलिए आंचल थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी। वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते थे। माधुरी, जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की बहू? तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार माधुरी के विश्वास और आंचल की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल गया। आंचल का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो माधुरी आंचल को पकड़कर इतना रोई कि आंचल को कहना पड़ा, माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों हैं? ये आंसू जमा थे बहुत दिनों से। ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आंखों के पारों का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगा कि माधुरी और आंचल की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ज़िंदगी एक और अध्याय लेकर माधुरी के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें कूट फूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब जताती। एक दिन की बात है, आंचल ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। अरे दिमाग खा गई हो तुम मेरा, दूर हटो मुझसे, कहाँ कहाँ से चले आते हैं।
औरत आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, वो भी नहीं मांगती। लेकिन क्या करूँ, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए, मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ खड़ी थी वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर आंचल अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। माधुरी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे अपनी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आया। आंचल, आज जो मैं कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण हो, और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, जरूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं? क्यों? मुझसे गलती हुई है, बहुत भारी गलती। मुझे ये गलती सुधारनी है। आंचल ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपका दिया है, आपके चलते तो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ये भूल कर खुद को ही सब कुछ समझने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आंचल अपनी सास के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन माधुरी तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। आंचल को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा तो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई है, घमंड से दूर रहने की सीख। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।